नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन समातों के बारे में जो 2 दिन से चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक 5 रुकनी बेंच बनाया गया जो कि काम कर रहा है कि जो सियासी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल के बाद एक आइनी बहरान में मज़ीद कन्फ्यूजन्स पैदा हुई हैं। क्या ये आने वाले वक्त के साथ मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि ये अपनी नौयत की पहली सूरत हाल है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि माजी से कुछ ऐसी एग्जांपल्स आपके सामने कोट करूँ, अब फिर हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इस सिलसिले में ख़ास मिसाल अनवर दुरानी बमुकाबला सूबा बलूचिस्तान PLD 1989 का मामला है और इस खास मामले में अदालत ने इस वक्त की मौजूदा वज़ीर आला की जानिब से सूबाई गवर्नर को सूबाई असम्बली तहलील करने के मशवरे में गैर कानूनी करार दिया था। हुक्मनामे को इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने असम्बली से एतमाद का वोट हासिल नहीं किया था, इसलिए वो गवर्नर को ऐसा मशवरा नहीं दे सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इत्तफाक किया और फैसला देकर चीफ मिनिस्टर असम्बली को तहलील करने के बारे में मशवरा देने के लिए अहल नहीं है और इस तरह इस इक़दाम को गैर कानूनी करा दिया गया था। एक और मिसाल मैं आपके सामने रखती हूँ कि स्पीकर कौमी असम्बली के फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की बरतरफी से मुतालिक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के हुक्म को भी कलअदम करार दिया गया था। हुकूमत की तहलील के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 90 की दहाई में पार्टी के सुप्रीमो नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को तहलील करने का फैसला सुनाया और इसके बाद भी जो असम्बलियाँ तहलील की गई थी उनको बहाल कर दिया गया था। एक और मिसाल है जिसमें 80 की दहाई के आखिर में मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत का मामला था, लेकिन उसको फिर इस तरह से बहाल नहीं किया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ टेक्निकल और लीगल मसाइल हैं जिसकी वजह से ये असम्बलियाँ बहाल नहीं हो सकती। आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है अफनानुल्लाह खान साहब ने, सेनेटर नून लीग हैं। हुमायूं अहमद मुझे ज्वाइन करें, सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कंवर दिलशाद साहब साकिब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन में इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे और इरफान कादिर साबिक अटॉर्नी जनरल भी मुझे ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपको सबके ज्वाइन करने का। हुमायूं साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रही हूँ। ये कुछ मिसालें मैंने माजी से भी कोट की हैं और अब इन सियासी मामलात की हेयरिंग कोर्ट में भी जारी है। आप पे ये तनकीद अब ये आ रही है कि ये आर्टिकल 5 का जो इस्तेमाल है ये आइन शिकनी तो वाज़े है, लेकिन कोर्ट फिर भी तमाम जो फरीकैन हैं उनको सुनना चाहता है। लेकिन ये बात पहली हेयरिंग में ही कर दी गई थी कि इस आर्टिकल की कोई रेलेवेंस नहीं बनती और अगर रेलेवेंस है भी तो इसकी बेस पे आप अदम एतमाद नहीं रोक सकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कोर्ट डिसाइड, ये कोर्ट का काम है इंटरप्रेट करना और डिसीजन, ठीक है। अब अगर वो मेन चीज कोर्ट ने खुद कहा है कि उन्होंने सिर्फ एक चीज देखनी है और जिसपे उनका पूरा वो है वो ये है कि क्या डिप्टी स्पीकर रूलिंग दे सकता है, यस या नो, ठीक है। अब अगर डिप्टी स्पीकर फर्स्ट करे रूलिंग नहीं दे सकता तो फिर उसका मतलब है फिर तो बात खत्म हो गई, ठीक है। फिर तो ये सारी चीजें रिवर्स हो जाएगी, तो दैट मींस एवरीथिंग वुड बिकम नल एंड वाइड और ये इलीगल, ये जो भी आप उसे कहते हैं। लेकिन ये तो कोर्ट ने कह दिया कि डेप्यूटी स्पीकर ने जो इकदाम उठाया है वो उनकी कैपेसिटी में नहीं आता, वो सिर्फ सदारत कर सकते हैं, रूलिंग नहीं दे सकते। ठीक है, देखिए ना, देखिए लेट देम डिसाइड टू कम अप विद द वर्डिक्ट। अभी तो वो सवालात होते हैं, उनके कमेंट्स होते हैं, सारी चीज होती है। दैट डजंट मीन कि वो उन लोगों ने अपनी जो है ना जजमेंट दे दी। सो लेट्स द जजमेंट, हम उसमें कोई बहस नहीं करते, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या डिप्टी स्पीकर रूलिंग दे सकता है या नहीं। अब उसके लिए दो चीजों का हम लोग करते हैं, एक होता है लॉ या आर्टिकल, जो भी हम है उनको कोट करते हैं और उन आर्टिकल के सामने रखते हुए हम लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होते हैं जो उसको फर्दर डिफाइन करते हैं और फर्दर एलाबोरेट करते हैं। तो अगर आप आर्टिकल 9 कर ले, मुझे उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर आप उसको फर्दर रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ दी असेंबली में जाकर देखें तो वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है स्पीकर और डेप्टी स्पीकर और एनी अदर पर्सन जो कि उसको चेयर कर रहा है, ठीक है, वो रूलिंग दे सकता है। स्पीकर कैन गिव शैल बी फाइनल, द रूलिंग ऑफ स्पीकर can be given, shall be final and cannot be questioned। लेकिन क्या वो रूलिंग दे सकता है एक ऐसी शिकायत पे जिसपे ना उन्होंने बहस करने की इजाजत दी, ना उनके पास कोई सबूत था, ना कोई इंक्वायरी दी, उनको कहा गया कि आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है, उन्होंने कहा जी मुस्तरद करो करारदाद को इस बेस पे। अच्छा, उसमें ये है जो पावर ऑफ द चेयरपर्सन इन द असेंबली होता है, उसके पास ये पावर
होती है कि वो किस चीज को बहस पे ले जाए, किस चीज को बहस पे ना लेकर जाए, ये उसकी पावर्स में शामिल है। ये उसके रूल 15 है, या उसमें जो पावर्स में आ जाती है, तो वो उनको डेफिनेटली वो कर सकता है। ठीक है, अब उसमें 2-3 फर्दर चीजें। अब सवाल ये हो जाता है कि अब ये याद रखें, लोग कहते हैं कि जो चौधरी फवाद थे, उन लोगों ने दरमियान में आके कर लिया। जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो 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 चीजें होती है, वो सब चीजों के ऊपर प्रेसिडेंस ले जाती है, और आमतौर पे उसको पहले कहा जाता है, उन्होंने कहा था ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो जिस पे उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। मैं अफनानुल्लाह खान साहब को भी ऐड करना चाह रही हूँ इसमें। अफनान, आपने भी आज की हेयरिंग सुनी। जो पहली हेयरिंग पे भी सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज ही कोई मुख्तसर फैसला सामने आ जाए, या कल, या होपफुली अब कल तो कहा है अदालत ने कि चूँकि इंटरिम गवर्नमेंट का क़याम भी लाना ज़रूरी है, वो इस फैसले से मुताल्लिक है। तो आपकी अदालत से क्या उम्मीद है? आपके वकील तो ये कह रहे थे कि आज ही एक मुख्तसर फैसला सुना देना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कोर्ट से, वो चाहिए कि वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो भी फ़ैसला है वो उसको करे, और ये जो कुछ मामला हुआ है अभी रिसेंटली, इसको जो है वो उसके आइन की रोशनी में देखा जाए। और मेरे नज़दीक, जैसे आपने भी पहले कहा और जो उनके कमेंट्स भी आए हैं, अगर आप स्पीकर को पावर दे देंगे, तो फिर तो स्पीकर जो है वो कभी भी कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पाकिस्तान में आ ही नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि स्पीकर जो है वो हुकूमत का होता है। स्पीकर जो है आपको 172 बंदे करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, आप स्पीकर आए और वो कह दे कि मैं इसको जो है वो किसी भी बुनियाद के ऊपर वो इसको क्वाश करता हूँ, और ख़त्म हो गया मामला। तो ये बेसिकली जो है ये सबवर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये जो है इन्होंने आइन को एब्रोगेट किया है, और ये बड़ा ख़तरनाक काम किया है पीटीआई ने। और मेरा ये ख्याल है कि इसके बड़े खौफनाक नताइज जो हैं वो इमरान खान साहब की ज़ात के लिए भी आ सकते तो हैं। आप ये समझते हैं कि अदालत इस रूलिंग को कलअदम करार देगी? क्योंकि अभी तक तो इसमें डिले है, अभी तक तो एक डिले ही नज़र आ रहा है। देखें, ये तो मतलब मामला सब जो, जैसे मैं इस पर ज़्यादा इसलिए बात नहीं ठीक करना चाह रहा, ठीक। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमने आइन से वफादारी का हल्फ लिया हुआ है, मैंने भी और बाकी जो मेरे साथ सेनेटर्स हैं और एमएनएज हैं, और हम जो है मैं कम अज़ कम उस हल्फ की पासदारी करूँगा। और इसी तरह जो जजेज हैं उन्होंने भी आइन की वफादारी का हल्फ लिया हुआ है। तो हम किसी नज़रिया ज़रूरत, किसी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को नहीं मानते। विद इन द ठीक बाउंड्स ऑफ ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी ऑर्डर आएगा, हम उसको मरी सस्पेंड साहिबा को करके मैं शामिल करना चाहती हूँ, सेनेटर हैं। कुरतलन, आप बताइए, आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें आपने कहा है कि चूंकि एक सू मोटो है तो हमें उम्मीद है कि इसका फैसला भी जल्दी आ जाएगा, और कोर्ट ने भी कहा है कि उनकी कोशिश है कि कल तक इस केस को निपटा दिया जाए। लेकिन आप क्या समझती हैं कि अगर आपके हक में या पीडीएम के हक में फैसला नहीं आता और दोबारा वोटिंग नहीं होती और सिचुएशन इलेक्शन की तरफ जाती है, तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखें बतूल, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि पीडीएम में हक में फैसला नहीं आना, पाकिस्तान के हक में फैसला आना है। ठीक। बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल इमरान खान ने पूरे मुल्क में बर्पा कर दी है, उसका आपको प्रेसिडेंट सिवाय आमरीत के कहीं नहीं मिलता। इमरान खान ने बड़ा कैलकुलेटेडली कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया। आई एम नॉट श्योर, मैं बीच में कॉन्वर्जेशन के आई तो मुझे नहीं पता कि कौन थे जो बता रहे थे कि जी स्पीकर को इख्तियार है कोई भी चीज। हुमायूं अहमद साहब ही कह रहे थे। अच्छा जी, हुमायूं अहमद साहब ये कह रहे थे। हुमायूं साहब को मैं ये बता दूं कि एक बार जब लीव ग्रांट हो जाती है, रूल 30 डोंट रिमेंबर इट नाउ, आई थिंक मे बी 30 समथिंग है, बट उसका शायद 37 का शायद 8 है कि वंस द लीव इज ग्रांटेड आप सेशन को प्रोरोग नहीं कर सकते जब तक मोशन डिस्पोज ना हो जाए या उस पर वोटिंग ना हो जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो ज्यादा तशवीशनाक बात है वो सिर्फ एनए के रूल्स की नहीं बल्कि आइन की बात आती है। एक खत प्राइम मिनिस्टर साहब ने लहराया, एक कागज लहराया और बोला जी ये खत है और हमें अमेरिका ने थ्रेट किया है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने जंप मारी बहुत बड़ी और कहा कि ऑपोजिशन अमेरिका की कंस्पिरेसी में शामिल है। अब ये जंप कहां से मारी हमें नहीं पता। उसके बाद इजलास के दिन फवाद चौधरी साहब खड़े हुए, बोला जी साजिश है। डेप्यूटी स्पीकर ने मनोवन फैसला सुना दिया कि जी साजिश है, कंस्पिरेसी है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी, मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो इसीलिए मैं इसको रिजेक्ट करता हूं।
देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रेसिडेंट। अगर कल स्पीकर खड़ा हो जाए और बोले जी हमारे हिंदू मेंबरान वोट नहीं कर सकते क्योंकि उनके इंडिया से टाइज है एंड इंडिया नेशनल सिक्योरिटी इशू है, तो हम क्या करेंगे? चुप हो जाएंगे? आर्टिकल 5 इज नॉट अ जोक। How dare he says that 177 honorable members elected by more than half of this country, the voters of this country, are traitors. यहां मतलब कोई एक्यूजेशन खेला नहीं जा रहा है, ये बड़ा सीरियस मामला है। आप बात क्या कर रहे थे? आप कहते हैं जी डोनाल्ड लू था वो बंदा जिसने थ्रेटन किया, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और वही डोनाल्ड लू 7 मार्च को आपके एम्बेसडर लिखते हैं खत कि डोनाल्ड लू थ्रेटन कर रहा है, और उसके बाद 25 मार्च को वो डोनाल्ड लू के ऑनर में इशाया दे रहे होते हैं। डोनाल्ड लू उनका कीनोट एड्रेस कर रहा होता है एम्बेसी में। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, डू दे थिंक दिस कंट्री इज फुल ऑफ पीपल हु आर दैट गल्लिबल? हम कोई बेवकूफों की कौम है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि आपने सिर्फ अपनी आना के लिए, अपनी स्किन बचाने के लिए इस मुल्क के आईन को, इस मुल्क की बका को दांव पे लगा दिया है। अगर अमेरिका की साजिश थी कि प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट जाए, तो फिर साजिश तो इमरान खान ने पूरी की है अपनी गवर्नमेंट हटा के। कुरतुलैन, बस एक सवाल मैं चाह रही हूँ कि आप शॉर्टली मुझे बताइएगा, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। अगर फैसला नहीं आता तो क्या आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया है? पीपल्स पार्टी ने दीगर पार्टियों के साथ बात की है कि हिकमत अमली क्या होगी अगर ये मामला डिले होता है या वोटिंग की तरफ मामला नहीं जाता? नहीं, हमें तो बहुत उम्मीद है जी। कोर्ट में पहले भी थी, आज भी थी। कोर्ट को बड़ा मौका है कि अपने ऊपर सारे लगे हुए पुराने दाग मिटाए, और हमें बड़ी उम्मीद है कि ये होगा। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि अगले 3 महीने में हमें नहीं कर सकते इलेक्शन, बिकॉज नो वन वाज प्रिपेयर्ड। ये एक फर्द वाहिद के अना के लिए हुआ है सारी चीज। तो हमें उम्मीद है कि ये ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट देखेगा और इस पे एक्शन लेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुरतुलैन मरी साहबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही थी। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने पीटीआई और पीएमएलएन के रिप्रेजेंटेटिव से ये पूछेंगे कि ये जो गद्दारी के इल्ज़ामात हैं और आर्टिकल 6 का यूज़ है, इसको लेके पीएमएलएन की क्या स्ट्रैटेजी है। और पीटीआई ने तो सेशन के अंदर ये भी कहा था फवाद चौधरी की तरफ से कि इसके ऊपर तो कमीशन बनना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये लोग तो इलेक्शंस का स्लोगन लगा रहे हैं, उस कमीशन और इंक्वायरी के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं उस बैनुल-अक़वामी साजिश की जिसको क्लेम करते हैं इमरान खान, और असम्बली के अंदर फवाद चौधरी ने कहा था कि इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अब पीटीआई की जो तवज्जो है वो इस इंक्वायरी की तरफ नहीं दिखाई देती, ना ही वो एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, ना कोई मुकदमे बना रहे हैं, बल्कि वो जनरल इलेक्शंस की तरफ ज़्यादा बात कर रहे हैं। और जो इमरान खान है उनकी तवज्जो सारी ख़िताब करने पर नज़र आती है। तो हुमायूं साहब, आप मुझे बताइएगा कि अगर खुदा न खास्ता इतनी बड़ी साजिश थी तो सर आपने जिस कमीशन का आपने खुद मुतालबा किया उसको बनवाने के हवाले से आपने क्या किया? अगर ये जो असम्बली के मेंबरान हैं, जैसे कुरतुलैन ने भी कहा कि ये पाकिस्तान के आधे ज़्यादा हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं जिन्होंने वोट दिया था, उनको आप गद्दार समझते हैं, तो उनके खिलाफ आप करेंगे क्या? सिर्फ ये कह के गद्दार हैं और ये करारदाद मुस्तरद कर दी, लेकिन उन गद्दारों के खिलाफ करना है क्या अब आपने? ठीक है, देखिए बात है कि आई 100% एग्री विद माय कलीग सेनेटर। उन्होंने बिल्कुल सही, बहुत सीरियस मामला है, ठीक है, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि बेसिकली जब आपको ये पता चलता है कि एक फॉरेन हुकूमत जिसमें पुराने भी उसका रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है, अगर आप स्टीफन किन्जर की जो किताबें हैं, ओवरथ्रो और ऑल ऑफ द शाहज मैन, वो सारे पढ़े तो आपको पता चलता है कि इन लोगों ने 1953 में डेमोक्रेटिक जो ईरान की सोच उसको भी उन्होंने इसी तरीके से किया था। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और वो उनका देखिए एक मुल्क का अपना हक बनता है कि वो अपने
मर्जी की चीजें लेकर आए दुनिया में, लेकिन जिस मुल्क के साथ है उनके लोग उनके साथ क्यों कोलैबोरेट करें? ठीक है, अब अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, ये बात आज कल 7 मार्च की नहीं है, ये सितंबर से ही प्राइम मिनिस्टर को मुख्तलिफ तरीके से पता चल रहे थे कि देयर इज सम कोलैबोरेशन। जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि जो आपको पता चल गया था, इसके हवाले से करना क्या है? क्योंकि आपने तो जो गद्दारी की सजा आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस हैं, इस गद्दारी की सजा कुछ और नहीं, आप इलेक्शंस कह रहे हैं, मतलब गद्दारी की सजा पाकिस्तान में इलेक्शंस होने चाहिए। एग्जैक्टली, इसके दो तरीके हो सकते हैं, और दो तरीके हैं। उनमें से एक ये है कि जैसे हम लोगों ने कहा कि कमीशन करें और वो डिसाइड करे कि भाई क्या चीजें क्या नहीं है, और उनमें सारी चीजें करें। जैसे इन लोगों ने कहा कि एक एंकर ने कहा था कि ये सारी चीजें झूठ है, जिसकी बेसिस पे तो कब बन रहा है कमीशन, कब बन रहा है कमीशन? तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो बना देगी, या जो वो कर लेगी। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो डिसॉल्व कर दिया, और सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये सारी चीजें अवाम के हवाले कर दी है कि अब अवाम डिसाइड करेगी कि वो उन लोगों के साथ वो वोट देती है कि जो कि बाहर के मुल्कों के साथ कोलैबोरेट करते हैं। इनके लीडर्स ने गाहे बगाहे कहा हुआ ऐसी ताकतों को। अब देखिए, ये जो तकरीबन 190 से ज्यादा लोग थे जो खिलाफ खड़े हुए इमरान खान के, उसमें तो साबिक वज़ीर आज़म भी आते हैं, तो उनको भी आप गद्दार कहेंगे? खाकान अब्बासी और जो दीगर वज़ीर आज़म आते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे पास में ऐसे वज़ीर आज़म आए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एक लेटर नहीं लिखा ताकि किसी के $6 बिलियन या वो जो है ना उनको बचा सके, या 60 बिलियन, ठीक है, और उन्होंने उसके बदले में 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन बर्दाश्त की है। तो हमारे पास बहुत किस्म की चीजें रही है। हमारे पास ऐसे भी लीडर रहे जिन्होंने विकीलीक्स में उनके बारे में आया था कि उन्होंने अमेरिका को कहा था आप एक दफा मुझे आजमाओ, देखो मैं कितने करीब आपके होऊंगा। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड विकीलीक्स में हर जगह पे आ चुकी हैं। तो क्या हमारे अंदर ऐसे लोग हैं जो पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं? लेकिन ये वही अंडर सेक्रेटरी हैं जिनके तहत IMF का एक प्रोग्राम बड़ा सेंसिबली तरीके से आगे बढ़ाया गया था, उनको बाकायदा सराहा गया था। आप काइंडली यहाँ पे रुकिएगा, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मुझे अफनान साहब को लेना है। अफनान साहब, आपका इस पे क्या जवाब है? ये कह रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट आएगी, वो कमीशन बनाएगी, फिर आप लोगों को सजा मिलेगी, आप लोग तब तक चुप करके बैठे रहेंगे, आप पे गद्दारी के इल्जामात लगे हैं, आपकी जमात पे, आपके इत्तेहादियों पे, आप अगली हुकूमत के आने का इंतजार करेंगे कमीशन का? आपकी क्या हिकमत अमली है सिवाय इस नाराजगी के कि हम निगरान हुकूमत के लिए आपसे बात नहीं करेंगे? आपकी क्या हिकमत अमली है? देखिए, हमारी पहली हिकमत अमली तो ये है कि हम जो है वो ये जो भी मामला चल रहा है इसको कोर्ट में लेके जाके इसको ओवरटर्न कराएं, और इसके ऊपर जो है वो जो रिस्टोर कराएं पूरा का पूरा सिस्टम, और उसके बाद जो है वो जो भी सेटअप आए वो इसको और मज़ीद काम करे। अभी भी जो है वो नॉमिनल जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, मतलब उनके इख्तियार तो कोई नहीं है उनके पास, लेकिन जो भी है या कहते हैं वो हैं इस वक्त। तो अगर इन्होंने, और इनकी KPK में हुकूमत है, तो ये जो है ये खुद कराएं, क्या कहते हैं, जो कम से कम KPK वाले हैं उनको करा ले कि जी इन्होंने गद्दारी की है, और एविडेंस आवाम के सामने लेके आए। अगर ये कह रहे हैं लेकिन आपको कोई इल्जाम से फर्क नहीं पड़ा? आपको वेरी कूल, इस इल्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? नहीं, उसकी वजह ये है कि ये सच नहीं है ना। मैं इसके ऊपर क्या, मतलब इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने इस्लाम को इस्तेमाल किया, उन्होंने अब वो गद्दारी कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले उससे करप्शन का स्लोगन इस्तेमाल किया, और 10 साल में आपके सामने है कि अखलाकियात की तबाही, इकॉनमी की तबाही, अब आइन का सत्यानाश करके क्या कहते हैं वो फिर दोबारा तकरीर, और मतलब कि मैं क्या कहूँ, शर्म फिर भी इनको नहीं आती। मतलब आप सोचें कि अभी भी वो तकरीरें कर रहे हैं कि जी ये और गद्दार है। मतलब आर्टिकल 6 जिसके ऊपर खुद लगना चाहिए, जिसने आइन को एब्रोगेट किया, वो दूसरों को कहता है। ये इरफान कादिर साहब से पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 6 किस तरह के लोगों पे लग सकता है। इरफान कादिर साहब, आज कोर्ट के अंदर एक खातून दरख्वास्त गुजार की तरफ से जब ये कहा गया कि आप उस US डिप्लोमेट को यहाँ पे बुलाएं और उनसे पूछें कि क्या मामला था, तो कोर्ट ने कहा कि हम पॉलिसी मैटर्स के हवाले से बात नहीं करना चाहते, हम सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग तक रहना चाहते हैं। और मैं ये भी सवाल नहीं करना चाह रही हूँ कि अभी खालिद जावेद खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, सोवरेन हाउस है, उसको रोका नहीं जा सकता, और जो सुप्रीम कोर्ट की जो भी रूलिंग आएगी, जो भी फैसला आएगा वो बाइंडिंग है, बट यू कैन नॉट स्टॉप द काउंटिंग ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन। जी आप बताइए। ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर नो कॉन्फिडेंस का मोशन टेबल हो जाए तो उस पर वोटिंग जो है उसको नहीं रोका जा सकता, और अगर आप वोटिंग को रोकते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को रिडंडेंट कर रहे हैं,
और कॉन्स्टिट्यूशन को रिडंडेंसी इस तरीके से एट्रीब्यूट करना कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को थ्वाट कर देना, तो ये सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल आता है और इट्स बड़ी सीरियस चीज है। और ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चल रहा है उस पर सिर्फ एक ही लीगल क्वेश्चन है, और वो ये है कि क्या स्पीकर की जो रूलिंग थी जिसमें उन्होंने वोटिंग को रोक दिया और हमेशा के लिए वोटिंग को खत्म कर दिया, प्रोसेस जो है उसको स्टाइफल कर दिया, क्या स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या स्पीकर का एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल था कि नहीं था? और इसमें कोई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी इस केस में नहीं है। और जहां तक बात रही कि बाहर की कुव्वतों के साथ ये मिल गए थे, कोई कॉन्स्पिरेसी थी, उसके लिए अगर आप चाहें तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे कमीशन बनाई जा सकती है, जो कि इन्होंने बनाया है वो एक सेपरेट मैटर है। लेकिन ये जो वोटिंग नो कॉन्फिडेंस का जो वोटिंग प्रोसेस है, ये किसी तरह से स्पीकर को इख्तियार नहीं है कि वो इसको रोक दे। लेकिन ये तब तक तो रुका ही हुआ है ना जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता। इसको अदालत भी नहीं रोक सकती, अदालत सिर्फ लिंगर ऑन कर सकती है, लेकिन इसको रोक नहीं सकती अदालत। तो अब तो और इस वक्त अदालत ने होना रोका क्या भी चाहिए नहीं। कि साइड बाय साइड अदालत में ये मामला भी चल सकता है और वोटिंग भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है? साइड बाय नहीं, इस वक्त तो उन्होंने ये सारा कुछ जो है वॉयलेट कर दिया है ना। अब तो वहां पे तो इन्होंने एक किस्म की अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स इस्तेमाल कर दी हैं, तो उसमें यहाँ पे फिर यूज ऑफ फोर्स शुरू हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, एनार्की हो जाएगी। वो बड़ा एक डेंजरस चीज है। उससे बचने के लिए इस वक्त सारी नजरें जो है सुप्रीम कोर्ट पे हैं। हुकूमत का जो मौकफ है वो इस वक्त वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन दिया, हुकूमत का मौकफ जो है उससे जैसे ही उन्होंने वो वेंटिलेटर हटाया तो हुकूमत का मौकफ धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। आज जस्टिस मुनीर अख्तर ने ये रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट में छोटी सी गैर कानूनी हरकत पर अदालत को मुदाखलत का इख्तियार होगा। आप अदालत के दरवाजे पार्लियामेंट की कार्रवाई के लिए खोल रहे हैं। क्या आइन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की हर गैर आइनी हरकत पर फैसला दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट पार्लिमानी कार्रवाई या रूलिंग गैर आइनी करार देना शुरू कर दे तो मुकदमों के अंबार लग जाएंगे। अब इसकी आप तशरीह किस तरह से करते हैं? मुनीब अख्तर साहब की जो ऑब्जर्वेशन है ये लीगली बिल्कुल इररेलेवेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर सदर पाकिस्तान भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज करे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी सेट असाइड किया है। अगर स्पीकर ने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज किया उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज किया उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया। और मुनीब अख्तर साहब का ये कहना कि हर किस्म की अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पार्लियामेंट की जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, क्या ये हर किस्म की अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है? यानी उनको जज साहब को संगीनी का अंदाजा ही नहीं है इस सारी चीज का। ये बिल्कुल उन्होंने एक लीगली इररेलेवेंट बात की है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन की 2 इम्पॉर्टेंट नॉमिनेशंस हैं जो इस वक्त बाकी हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस कंडीशन में है कि आने वाले माह में इलेक्शंस करवा सके? एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। कंवर दिलशाद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त KPK और पंजाब में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के दो मेंबर्स हैं जिनकी नॉमिनेशंस होना बाकी है। ये कितना असरअंदाज हो सकता है इलेक्शंस की तैयारी पे, क्योंकि इसमें भी वक्त लगता है और इसमें भी पार्लियामेंटेरियंस और अपोजिशन की कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है जो कि इस वक्त रुकी हुई है। ज़ाहिर ये बड़ी बदकिस्मती है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान जो है शदीद चुपकश की वजह से उन्होंने आईनी तौर पर जो है आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो ज़ाहिर इस पर लीडर ऑफ द हाउस पर इतराज़ किया जा सकता है कि उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मशावरत नहीं की। जो आर्टिकल 213 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो मेंबरों का जो होगा चुनाव उसमें लिए लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मशावरत से होना है, तो वो नहीं हो सका। आपकी आपस की मशावरत से 1 साल ज़ाया हो गया।
लेकिन आइन हमारा इसके बारे में बड़ा तहफ़्फ़ुज़ देता है। आइन का में जो 22वीं अमेंडमेंट हुई थी तो उसमें ये लिखा गया था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 3 मेंबरों पर जो है मुश्तमिल, ऊपर इलेक्शन कमीशन फ़ाल रहेगा, फंक्शनल रहेगा, और उसकी कारकर्दगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस वक्त 2 मेंबर हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशनर है, तो वही मेंबर ही हैं। तो तीनों पर मुश्तमिल जो है वो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल है आइनी और कानूनी तौर पर। और उन्होंने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी 22 लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवा दिए, पंजाब के लोकल गवर्नमेंट के तो अभी होने हैं, लेकिन बहरहाल जितने बाई इलेक्शन होते रहे वो भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान करवाता रहा। इन हालात को देखते हुए साथ सेनेट के इलेक्शन भी उन्होंने करवा दिए थे इसी मामले में। तो ये सारे जो मामला देखते हुए तो इलेक्शन कमीशन की सेहत पर या कानूनी बॉडी पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस वक्त ये केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी तो केयर टेकर गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो फिर जो है वो अपनी लेकिन आई एम सॉरी टू कट यू कमर दिलशाद साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। आपको याद है कि 2008 में क्लैरिकल मिस्टेक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स जो बाद में कमीशन भी बना और पूरी इंक्वायरीज भी हुई, तो उसमें प्रोसीजरल और क्लैरिकल और इस तरह के लफ्ज़ बड़े इस्तेमाल किए गए कि ये इसलिए हुई क्योंकि थोड़ी तैयारी में कमी थी, थोड़ा अमला ट्रेंड नहीं था। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि अब अगर इंटरिम गवर्नमेंट के सेटअप के दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी गलती कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सामने नहीं आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक दबाव तो होगा नेचुरली काम करने के लिए। नहीं, जो आप फरमा रही हो 2013 के इलेक्शन में इस तरह की बेकायदगी बेज़ाब्ती हुई थी, जिस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस होते नासिर मुल्क ने उन्होंने 42 और 45 के लगभग उन्होंने इतराज़ात लगाए थे और उन्होंने दुरुस्त लगाए थे कि इलेक्शन कमीशन की एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो उनके अंदर बहुत ही ज्यादा फुकदान था, विजन नहीं था, विजन नहीं था। तो वो तो पूरी फाइंडिंग्स इस तरह क्लोज हो गई थी ना कि क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं, क्लैरिकल और प्रोसीजरल मिस्टेक्स से पूरी फाइंडिंग्स क्लोज हो गई थी। तो आप क्या समझते हैं कि उस तजुर्बे से क्या सीखा अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? उन्होंने उस तजुर्बे पर फिर 2018 का इलेक्शन हुआ ना, फिर तो 2018 के इलेक्शन में जो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी थी उसके मुताबिक उन्होंने अपनी सारी कमी कोताही दूर कर ली थी। लेकिन ये 2018 का इलेक्शन ठीक हो गया था सिवाय आरटीएस जो था, सिवाय आरटीएस के, इसीलिए वो सारी कोताहियां दूर कर ली थी, इसीलिए आरटीएस बैठ गया था। वो आरटीएस के बैठने का नादरा का हुआ, उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया। मैं तो उस टाइम कहा था इन लोगों को नादरा के चेयरमैन को तलब करे, उनकी वजह से वो आरटीएस जो है वो। तो इसीलिए तो मैंने आपसे ये तैयारी वाला सवाल पूछा कि एक तो मेमोरान पूरे नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ऊपर से आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की मीटिंग्स भी चल रही हैं, तो फिर तैयारी कैसे हो गई? नहीं, तैयारी तो हो रही है, मेंबरान के कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो ना, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पोस्टें लगाई है 4 मेंबरों को। इंडिया की जो आबादी जो है वो 1.5 अरब है और 80 करोड़ वोटर हैं, तो उनका एक मेंबर है इलेक्शन कमीशन का। अब उन्होंने 2-3 साल पहले उन्होंने 2 मेंबर रखाए, एक मेंबर और चीफ इलेक्शन कमीशन। तो मेंबरों के होने से किसी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये मैं आज की समाअत के हवाले से सवाल पूछना चाह रही हूँ कि ये भी कोर्ट में कहा गया कि उनकी कोशिश है कि कल ये मामला सिमट जाए, कल कोई फैसला सामने आ जाएगा, क्योंकि वो तमाम फरीकैन को सुनना चाहते थे और अब कल बाकी 3 फरीकैन को सुन लेंगे। तो ये बताइएगा कि ये जो फैसला आता है, आप कह तो नहीं कि सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किस तरह का फैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसकी मुताबिकत से फिर आप पीसीबी का क्या रोल देते हैं? आवाम का रुझान देखते हुए और बेचैनी देखते हुए, इंतशार प्रसार को देखते हुए और आइन की हुर्मत और तकद्दुस को देखते हुए ये फैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। और ये साबित कर देना चाहिए कि डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था, रूलिंग थी, वो गैर कानूनी, गैर आनी थी और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए। कि उन्होंने बकायदा किसी तरीके से एक वेल प्लान के तरीके से उन्होंने सारी स्कीम बनाई और उसके चंद मिनटों में जो है वो असेंबली भी डिसॉल्व हो गई है, चंद मिनटों में कौम से खिताब भी हो गया। ये क्या था? ये प्री प्लानिंग थी ना। जब प्री प्लानिंग आती है तो मेलाफाइड होती है, मेलाफाइड के लिए तो सजाए मौत है, आर्टिकल 6 है। कमर शाह साहब, आपने बहुत ज़्यादा इलेक्शंस देखे हैं और 80 की दहाई से लेके अब तक आपने बड़े इलेक्शंस एक्सपीरियंस किए हैं। आपका क्या तजुर्बा रहा है कि जब इस तरह के सियासी हालात होते हैं तो आमतौर पर जो वोटर है उसके जहन पे क्या फ़र्क पड़ता है? वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है या ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि उसने किसे वोट देना है? नहीं, ये ऐसे हालात तो कभी नहीं पैदा हुए। ठीक है, सियासी जमातों में रहा है इख्तिलाफ आ रहा है, लेकिन अब तो मुझे ये नजर आ रहा है कि अब इन हालात में जो इलेक्शन हुए तो पूरे पाकिस्तान के जो 1 लाख पोलिंग स्टेशन बनेंगे और पोलिंग स्टेशनों पर मुख्तलिफ पार्टियों के लोग जो कब्जा कर लेंगे और कोई पूछने वाला जब आइन और तकद्दुस नहीं रखा जाएगा, नजरिया जरूरत के तहत फैसले आएंगे तो फिर आइन का तो खत्म हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। अब हुमायूं, मुझे ये बताइएगा कि अलीम खान की तरफ से जो बयानात सामने आए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बहुत बड़े बड़े आपके लीडर के ऊपर, तो उसके हवाले से आपका क्या रद्द अमल है?
जी हुमायूं अहमद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी 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 जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अलीम खान की तरफ से जो इल्जामात लगाए गए हैं जो अच्छा, जी आता हूँ मैं उसमें बताता हूँ। एक सिर्फ बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम ये कहते होते कि ये सारी चीजें आईनी है या नहीं है, उसमें क्या लोगों को पैसे देकर तोड़ना, क्या दैट इज नॉट प्रूव, ये आईनी है? यू हैव येट टू प्रूव इट। अलीम खान की अब मैं बात कर देता हूँ। अलीम खान की, अलीम खान ने एक बात की है और उन्होंने कहा था कि अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ तो मैं गोली मार दूंगा। तो कम से कम मैं उनकी एक बात जो सेंटेंस जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था उससे कम से कम अपने पाँव पे गोली मार सकते। उन्होंने कहा था कि मैं 2010 से पीटीआई में हूँ। he was never in PTI in 2010. he came in the at the end of the 2012 के करीब या 12 के मिड में वो आए थे, वो उस वक्त नहीं आए थे। ठीक है, और ये चीज है। तो अगर एक शख्स अपनी स्टेटमेंट ही गलत बयानी से स्टार्ट करता है, मैं उसके ऊपर क्या कमेंट करूंगा? ठीक है, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू कमेंट ऑन सच थिंग कि जिसकी स्टार्ट ही एक गलत बयानी। लेकिन आप समझते हैं कि आपकी सियासी साख मुतासर हुई है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से? क्योंकि एक के बाद एक बहुत सारे लोग जो कि दोस्त थे पुराने, हामिद खान से लेके अलीम खान तक, वो खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो कोई पुराने नहीं है, वो नए लोगों में शामिल थे। ये वो लोग थे जो हमारे लिहाज से वो कहते हैं कि मैं ऑर्गेनाइजर था, मैं पैसा देता था, मेरी वजह से लोग इकट्ठे होते थे, मैं कोऑर्डिनेटर था, मैंने वापसी में कुछ नहीं लिया, तो वो पैसा वापस करेंगे अलीम खान को फिर? देखिए सुने, पॉलिटिकल पार्टी में सारे जो साहिब हैसियत होते हैं वो फंडिंग करते होते हैं, ये कोई पहली बात नहीं है। क्या इज द ओनली पार्टी हु वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस political funding by one individual or two people? That is why we introduced 2010 में हमने इंट्रोड्यूस किया था कि इंटरनेशनल चैप्टर से हम लोग $10 आपकी जी मेरे पास आखिरी मिनट है, मुझे अफनान को भी शामिल करना है। आपके जवाब पे अफनान साहब को शायद अंदरूनी कोई खुशी हो रही है, इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? और मुझे ये बताइएगा कि आपका क्या रद्द अमल है? ये जो जी मैं आप कमेंट पे आसा था, पैसे वापस करेंगे क्या? उस पे मुझे आई होप मेरे कहने पे कोई भी किसी के पैसे वापस कर दे तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन आई एम श्योर ऐसा होने नहीं वाला। जी अफनान साहब, कल होपफुली फैसला आने वाला है, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है उनकी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन इसमें आपकी जो सियासत है वो इतनी कामयाब नहीं हुई। आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ की जो पॉलिटिकिंग थी वो भी इतनी कामयाब नजर नहीं हुई इस पूरे मामले में? जो आप लोग चाहते थे वो तो नहीं हुआ। देखिए, सियासत में हमेशा वो नहीं होता जो आप जो प्लान करते हैं, और लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखें, पीडीएम का ऑब्जेक्टिव ये था कि हुकूमत को डिसलॉज करके नए इलेक्शन करवा दी जाए, जो हमने तकरीबन वो ऑब्जेक्टिव अचीव वन वे और दी अदर हमने वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। अब सिर्फ मसला जो है वो इन्होंने अगर ये आइन को सबवर्ट ना करते अभी इमरान खान साहब, तो शायद अभी कोई भी प्रॉब्लम ना होती। बल्कि मैं आपको ये बात बताऊं कि 8 तारीख से पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल करने से पहले वोट किसे मिलेगा? इनको वोट किसे मिलेगा? जिसमें हमने इनको कहा कि जी आप इस्तीफा दे दें, असेंबलियां तोड़ दें, तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते ही नहीं है। उस वक्त इन्होंने कहा नहीं, मैं इस्तीफा कभी भी नहीं दूंगा, और फिर जो है वो अभी जो हुआ वो आपके सामने है। तो मेरा ये ख्याल है जो भी नई हुकूमत आएगी और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा वो मुस्लिम लीग नून की होगी, तो हम फिर ये जो आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स हैं इसको हम जरूर आगे लेके जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।